हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। उम्मीद है कि आपने रफ्तार बढ़ा दी होगी, क्योंकि आपकी 1 दरोगा की डेट आ गई है और वीडियो की भी डेट जल्दी ही हो सकता है आ जाए। लेकिन हाँ, 1-2 महीने का टाइम है भी आपके पास। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बिना परेशान हुए। पैनिक मत होइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने पे आप चीज़ें भूल जाते हैं। और हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास आपकी अच्छे से चल रही है और हिंदी की भी चल रही है। हिंदी हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जल्दी से हम साहित्य खत्म करवाएंगे, उसके बाद जो भी व्याकरण में 2-4 चैप्टर बचे उनको खत्म कराएंगे। और पत्र लेखन में भी 1-2 वीडियो हमें लानी है। लगभग चीज़ें आपकी ये मान के चलिए कि सिलेबस आपका हिंदी में जो भी हमने कराया है तो 70% तो हो ही गया है, 30% बचा हुआ है। तो उन सभी को हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे और आप टेस्ट लगाते रहें। ये सारी चीज़ें हैं। और एक कल आपकी वीडियो आई थी, आपने देखी होगी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो बताइएगा कि उसकी कहानी कैसी थी। ऐसे ही कहानी के थ्रू अगर आप कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपको टफ लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, टॉपिक भी मेंशन कीजिएगा, तो हम उसको बताएंगे और अच्छे से चीज़ों को बताएंगे। ठीक है? और देखिएगा क्लास भी अच्छी होगी आपको, कि याद हो जाएंगी चीज़ें क्लास ही में। अब हम बात करेंगे हम इस समय हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं। आपका साहित्य पढ़ रहे हैं और जिससे पहले का हमें सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है यूट्यूब पे। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतने क्रम में किसी ने नहीं डाला है जैसा आपको मिल रहा है। ये देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी चीज़ें जो आप इधर उधर से ढूंढेंगे तो वो एक ही जगह मिल रही है, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक काल की। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब कुछ पढ़ लिया है और रीतिकाल तक की हमने पीडीएफ भी आपको दे दी है टेलीग्राम पर। और आप मांग रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की पीडीएफ दे देंगे। फिर छायावाद युग जब खत्म होगा, जब आधुनिक काल खत्म हो जाएगा, फिर सारी पीडीएफ देंगे। मेरा मन था कि हम सारी पीडीएफ एक साथ आपको दें, लेकिन आप सोच रहे हैं हर क्लास की दें, तो हर क्लास की दे देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने आधुनिक युग यानी गद्य काल में हमने क्या पढ़ लिया था। समय सीमा क्या है? 1850 से अब तक। भारतेंदु युग हमने पढ़ लिया और द्विवेदी युग पढ़ लिया था। भारतेंदु युग का समय क्या था? समय था 1850 से 1900 तक का। ठीक है? 1850 से 1900 ईस्वी तक का था। और द्विवेदी युग था आपका 1900 से 1920 तक का था। ठीक है? उसके बाद आता है छायावाद युग। छायावाद युग कहीं कहीं 1918 भी आपको लिखा मिलेगा, और ये वैसे हम कहीं कहीं मिलाइए, वैसे आपका 1920 से 1936 है। तो चलिए हम बात करेंगे छायावाद युग की। और आप ये जानिए कि आप जितने भी एग्जाम का एनालिसिस किया होगा, पहले एग्जाम देखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने हैं आपके छायावाद युग से बने हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके छायावाद युग से ही बने हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। तो हम पढ़ते हैं छायावाद युग। तो छायावाद युग की बात करें, ये तीसरा युग है। तीसरा युग यानी कि आधुनिक काल का तीसरा युग है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के बाद, दोनों के बाद के तीसरा युग है। तो हम क्या कहते हैं, छायावाद युग जो है इसे हम आधुनिक काल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हम इसे आधुनिक काल का स्वर्ण युग और खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर बात की गई है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो छायावाद जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। इससे पहले आपने देख लिया होगा, हमने मुकुटधर पांडे के बारे में बताया था। और मुकुटधर पांडे ने छायावाद को ही रहस्यवाद कहा है। ओके? मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद को रहस्यवाद भी कहा है और छायावाद का भी प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले किया था। ये चीज़ें आप नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं करिएगा तो चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी। तो क्या हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए छायावाद युग का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। और एक पत्रिका आती है, एक पत्रिका का नाम है आपका शारदा पत्रिका। ठीक है? शारदा पत्रिका एक आती है, शारदा पत्रिका। ये एमपी जबलपुर की। ठीक है? एमपी जबलपुर में पहले आती थी। और इसमें ये जो निबंध, ये शारदा पत्रिका एक निबंध में छायावाद शब्द लिखा हुआ था। कहा जाता है वहाँ से ही छायावाद शब्द ले लिया गया था, छायावाद शब्द मिला था। तो हम क्या देखते हैं कि एक शारदा पत्रिका जो जबलपुर मध्य प्रदेश की थी, तो उसके निबंध में छायावाद शब्द लिखा हुआ था। तो बस इतना है, वहीं पे मिला था ये छायावाद शब्द आपको। लेकिन जो जरूरी है वो देखिए आप। तो हम बात करते हैं आधुनिक काल, खड़ी बोली का स्वर्ण युग है। आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल कह रहे हैं, छायावाद युग जो है उसको क्या कहते हैं, आधुनिक काल का स्वर्ण युग भी कहते हैं और खड़ी बोली का भी स्वर्ण युग कहते हैं। और छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था और मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद को रहस्यवाद भी कहा था। और छायावाद शब्द जो है एक पत्रिका थी, शारदा पत्रिका, मध्य प्रदेश जबलपुर की, उसमें निबंध में मिला था। अब बात करते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है किसे, छायावाद युग को कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगर स्थूल का माना जाए तो स्थूल आपका ये हो गया और सूक्ष्म क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि बड़े से छोटा का ओर
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो स्थूल से सूक्ष्म की स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि छायावाद युग में क्या है, कहा गया है ये कि कविता के भाव कहीं और रहते हैं, जैसे कहने का तात्पर्य कुछ और रहता है, कहा कुछ और ही जाता है। जैसे एक पेड़ है, हमने एक पेड़ ये बना लिया, ठीक है, पेड़ पे जब सूर्य की किरण आती है तो छाया कहीं अलग ही होती है, पेड़ के तुरंत नीचे जैसे मान ले नहीं होती, तो थोड़ा सा अलग होती है। तो ऐसे ही मान सकते हैं कि प्रकाश कहीं और पड़ रहा है, छाया कहीं और पड़ रही है, तो ऐसे ही चीज़ें हैं। तो एक पंक्ति भी लिखी हुई थी आपकी बुक में, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, एक पंक्ति लिखी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ पे गई? हाँ, लिखा हुआ है कि देखिए, सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वो छायावादी कविता होती है। ओके, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण के तौर पर पंत की निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है, जो कहा तो जा रहा है कि छाह के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्रता का। ठीक है, और लाइन क्या है वो? कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, और आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नलसा निष्ठुर कोई। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर जैसे पंक्तियों में देखा जा रहा है कि छाह के बारे में कहा गया है, लेकिन बात की गई है नारी स्वतंत्रता की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर और हम बात करेंगे, यहाँ पर चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से कि कविता के भाव कहीं और रहते हैं। जो छायावादी रचनाएँ हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, छायावादी रचनाओं में जो है कविता के भाव कहीं और रहते हैं और कहा कुछ और ही जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया कि छायावाद के कवि चतुष्ट कौन थे? 4 कवि कौन कौन थे? प्रसाद जी थे, जिनको जयशंकर प्रसाद कहते हैं, निराला जी थे, जिनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, और सुमित्रा नंदन पंत, इनको पंत भी कहते हैं, और महादेवी वर्मा। एग्जाम में इनमें से 3 दे देता है, एक अन्य दे देता है, पूछ लेता है, या 3 दे देता है, एक अन्य दे देता है और पूछ लेता है कि कौन से छायावादी युग के कवि नहीं हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। तो चतुष्ट में कौन आते हैं छायावाद के? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम रचनाओं पे। सबसे पहले हम आते हैं रचना किसकी? जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेखक या कवि, जो भी मानिए। और ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं छायावाद युग से, आपके ये याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी और अब जागो जीवन के प्रभात। तो जो झरना इनकी रचना है, आपको सन नहीं याद करना है, सन नहीं पूछा जाता है। तो जो झरना इनकी रचना है, 1 मिनट, हाँ, जो इनकी रचना है झरना है, ये छायावाद युग की पहली रचना थी। छायावाद युग की पहली रचना, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि छायावाद युग की पहली रचना कौन सी थी, तो झरना थी छायावाद युग की पहली रचना। और झरना को और क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो झरना के बारे में हमने जाना कि छायावाद युग की पहली रचना थी और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इनकी एक रचना है आंसू। आंसू है, इसको कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। आंसू जो इनकी रचना है, इसे कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू को। फिर बात करते हैं लहर और कामायनी। कामायनी इनकी अंतिम रचना थी, सबसे लास्ट में इन्होंने कामायनी को लिखा था 1935 में, और देख रहे होंगे आपकी 1936 तक ही ये छायावाद युग चला था आपका। तो कामायनी 1935 में इन्होंने लिखी थी। इसमें कितने थे? 15 सर्ग थे, और इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता था। और किसने कहा था? इन्हें कहा था शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था कि ये छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा था कि जो कामायनी रचना है ये छायावाद का उपनिषद है, कामायनी को कहा था। और इसमें पात्र कौन कौन से हैं? मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। देखिए, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई पात्र नहीं है, ये इन्होंने मनु को मन माना है, श्रद्धा को जो है भाव माना है, भक्ति माना है, ठीक है, यानी हृदय माना है, और इड़ा का मतलब क्या माना है इन्होंने? इड़ा का मतलब माना है बुद्धि, और कुमार का मतलब माना है मनुष्य। तो ये कोई मनुष्य पात्र नहीं है, बस इन्होंने ये मेंशन किया है। तो कामायनी के बारे में हमने जान लिया कि कामायनी इनकी अंतिम रचना है। किसकी? प्रसाद जी की। यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम रचना है, अंतिम रचना। और इसमें 15 सर्ग होते हैं, पूछा जाता है सर्ग, ये भी याद रखिएगा। और छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। कभी कभी ये पूछ लेता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इनकी रचना एक आती है उर्वशी और अब जागो जीवन के प्रभात। जो उर्वशी है ये प्रसाद जी की पहली रचना थी।
ये किसकी थी? पहली रचना थी इनकी, प्रसाद जी की पहली रचना। सबसे पहले इन्होंने उर्वशी ही लिखा था। लेकिन अगर ये प्रसाद जी की उर्वशी पहली रचना है, और अगर पूछा जाए झरना, तो झरना जो है छायावाद युग की पहली रचना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना कौन सी है, तो उर्वशी है, और अगर पूछा जाए झरना, तो ये छायावाद युग की पहली रचना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को। बहुत ही महत्वपूर्ण है छायावाद युग आपका। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। ओके, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, छायावाद की पहली रचना, और छायावाद युग की और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है आंसू है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। लहर कामायनी, कामायनी में 15 सर्ग है, इसे छायावाद का उपनिषद कहा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं उर्वशी। उर्वशी जो है पहली रचना थी, और ये अंतिम रचना थी कामायनी। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की पहली रचना उर्वशी और अंतिम रचना कामायनी। अब जागो जीवन के प्रभात भी इनकी रचना थी। तो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो प्रसाद जी को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम अगली स्लाइड पे सारी रचनाओं को देख लेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं वो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं प्रमुख कवियों को जो अक्सर पूछे जाते हैं, कवि हो या लेखक हो आपके, जहाँ से रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, और ये भी पूछा जाता है किसकी रचना, या सारी चीज़ें हैं किस युग की रचना है, ये भी पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी कौन कौन सी रचना है? अनामिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते हैं, गीत गूंज है, भिक्षुक, जूही की कली, और राम की शक्ति पूजा। देखिए इनकी सारी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। तो जो इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इन्हें विद्रोह का कवि कहते थे। ठीक है, इन्हें क्या कहते थे? विद्रोह का कवि। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, विद्रोह का कवि। और क्या कहते थे? मुक्तक छंद का प्रवर्तक, मुक्तक छंद का प्रवर्तक। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये लिख लीजिएगा इनके में, मुक्तक छंद का प्रवर्तक। तो जो निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनको निराला भी कहते थे। तो इन्हें विद्रोह का कवि भी कहते थे और मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहते थे। और इनकी प्रमुख रचना है अनामिका, पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तुलसीदास सारी एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीत गूंज, भिक्षुक, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और इनकी तुलसीदास जी की, हाँ शायद ऐसा ही कुछ था कि शायद तुलसीदास जी की इन्होंने एक मूर्ति बना के और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया था, ऐसा सुना है मैंने, कहा जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जब तुमने ही सब कुछ राम जी के बारे में लिख दिया है तो मैं क्या लिखूं। तो किसी ने इनसे कहा, इनके चाहे गुरु हो या जो भी, उन्होंने इनसे कहा कि अगर उन्होंने राम के बारे में लिख डाला है तो तुम उनके बारे में लिख डालो। तभी उन्होंने तुलसीदास की रचना की थी, एक ऐसा कहा जाता है। अब आप जान सकते हैं। फिर कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, गीत गूंज और जूही की कली बहुत इंपॉर्टेंट है, और राम की शक्ति पूजा। इनकी सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, सभी याद रखेगा। तो निराला जी जो हैं, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीत गूंज, भिक्षुक, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं, आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? पल्लव, ग्राम में कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, गुंजन और युगांतर और युगवाणी। तो जो सुमित्रानंदन जी हैं, पंत जी हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और कई बार पूछा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। इनकी रचना क्या है? पल्लव। पल्लव को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। और ग्राम में और कला और बूढ़ा चांद कई बार पूछा जा चुका है आपका। लोकायतन कई बार पूछा गया। चिदम्बरा, इस पे इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ मिला है। और ये सब रचनाओं के बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ मिला है इस पर। और ये जितनी भी रचनाएं हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, इन सभी रचनाओं के हम वीडियो एक बना देंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चिदम्बरा हो गया और गुंजन हो गया, तो युगांतर और युगवाणी। कहा जाता है कि गुंजन जो है इनकी अंतिम छायावादी कृति थी। ठीक है, इनकी अंतिम रचना थी गुंजन, पंत जी की। और पहली रचना इनकी बोली जाती है छायावादी, पहली रचना थी उच्छ्वास। तो उच्छ्वास वैसे कहा जाता है शायद। इनकी पहली छायावादी रचना कौन सी थी? उच्छ्वास थी। और अंतिम कौन सी थी? अंतिम थी गुंजन, ये याद रखिएगा। तो पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? पल्लव, छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं ग्राम में, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और गुंजन, युगांतर और युगवाणी, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं पंत जी की थी। अब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा।
ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी निहार थी, यामा थी, सांध्य गीत थी, दीपशिखा थी, नीरजा थी, रश्मि थी और गिल्लू आपने पढ़ा भी होगा। तो महादेवी वर्मा जी की भी सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। निहार, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि और गिल्लू, इन्हें भी ज्ञानपीठ मिला था। तो उन सारे पुरस्कारों की हम बात करेंगे एक प्रॉपर वीडियो बनाकर। फिर बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी पुष्प की अभिलाषा, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। कैदी और कोकिला। पुष्प की अभिलाषा में कुछ लाइनें हैं, वो आपने पढ़ी होंगी कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदु प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। इनके कहने का मतलब है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के, चाह नहीं कि मैं किसी सुंदरी के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में, नहीं ना ही मुझे किसी प्रेमी की माला में गूंथे जाने का शौक है, और चाह नहीं चाह नहीं सम्राटों के शव, और मुझे किसी राजा के शव पर चढ़ने की भी इच्छा नहीं है, और ना ही मुझे किसी देवी देवता के भाग्य पर इठलाने की, यानी कि उनके ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे बस उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर हमारे जो हैं देशभक्त लोग हैं वो मातृभूमि के रक्षा के लिए जहाँ से निकले वहाँ पर मुझे आप नीचे फेंक दीजिएगा। तो ये थी पुष्प की अभिलाषा, इन्होंने व्यक्त की थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत बार पूछी जाती है। कैदी और कोकिला। फिर अगले हमारे रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। तो इनकी है रूपशिखा, चित्ररेखा, आकाशगंगा। चित्ररेखा आपकी कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। तो हमने पंत निराला जी को देख लिया, पंत जी को देख लिया, वर्मा जी को देख लिया, फिर माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, राम कुमार वर्मा, रूपशिखा और चित्ररेखा और आकाशगंगा। इतनी सारी रचनाएं थी। ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं, सारी याद रखिएगा। जो जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो आपको PDF में मिल ही जाएगा। फिर आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनकी कौन सी रचना थी? वो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इनकी रचना है त्रिधारा, मुकुल, जलियांवाला बाग और वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत ज़्यादा पूछा गया है और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन कौन सी है? वो झांसी वाली रानी थी, त्रिधारा, मुकुल, जलियांवाला बाग और वीरों का कैसा हो बसंत। फिर अगले महत्वपूर्ण आते हैं रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? हालावाद का प्रवर्तक। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। हम सारी चीज़ों को एक एक चीज़, आपकी कोई भी चीज़ हम छूटने नहीं देंगे। आप चाहे वो वीडियो के लिए पढ़ रहे हो, चाहे जिसके लिए पढ़ रहे हो, सभी चीज़ के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी आपकी, क्योंकि हिंदी का मतलब हिंदी खत्म इसी चैनल पे, और आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस आप केवल प्रैक्टिस करिएगा। बस कोई भी चीज़ है आप एक बार पढ़िए। तो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे, इन्हें कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, एकांत गीत, बंगाल का अकाल। सारी रचनाएं इनकी भी इंपॉर्टेंट है। तो चौहान जी की कौन सी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की वो झांसी वाली रानी थी, त्रिधारा, मुकुल, जलियांवाला बाग और वीरों का कैसा हो बसंत। और बच्चन जी की कौन सी थी? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, एकांत गीत और बंगाल का अकाल। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी छायावाद युग के बारे में। छायावाद युग आपका पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद उत्तर युग, जिसमें हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और छायावाद युग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे इतनी सारी रचनाएं हैं जहाँ इतने सारे पुरस्कार मिले हैं आपको। सारे का वीडियो हम बना देंगे। देखिए, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि आपके एक क्वेश्चन कहीं से छूटे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, बेल आइकन दबाने से आपको क्या है, उस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप PDF चाहते हैं हर क्लास की, देखिए मेरा मन क्या था, मेरा मन था कि हम सारा आधुनिक काल का एक ही बार PDF दें, लेकिन आप लोग मांग रहे हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आपका भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की PDF हम डाल देंगे, और उसके बाद छायावाद युग की भी डाल देंगे। फिर आगे देखा जाएगा सबकी एक एक क्लास। जब आपको एक एक क्लास की चाहिए तो सारे हम एक एक क्लास की ही डाल देंगे, क्लास वाइज डाल देंगे। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप भी वीडियो का एग्जाम दे रही हैं। तो क्या करना है आपको, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप पढ़िए अच्छे से बस। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।